तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा कैल्शियम, तीसरा फास्फोरस, चौथा आयोडीन। सही जवाब है आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। एक बार फिर से, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम पर, या हुक के नियम पर, या न्यूटन के नियम पर, या आइंस्टाइन के सिद्धांत पर आधारित है? पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली। सही आंसर है ऑप्शन ए, फैराडे के नियम पर पावर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। फैराडे के नियम पर। एक बार फिर से, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम पर। अगला प्रश्न है, राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? पहला सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रासोनिक तरंगे, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे या राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? सूक्ष्म तरंगों का उदाहरण है। किसका? सूक्ष्म तरंगों का। अगला प्रश्न है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक पहिया है जो घूमता हुआ है, जैसे हम लोग ऊपर फेंकते हैं, घूमता हुआ एक गोल पहिया, तो उसके प्रति सेकंड घूर्णन की गति किससे मापी जाती है? पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा एनीमोमीटर, तीसरा हाइग्रोमीटर, चौथा स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप। सही जवाब है इसका स्ट्रोबोस्कोप। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? पहला ऑप्शन है मच्छर, दूसरा ऑप्शन है मक्खी, तीसरा ऑप्शन है चूहा, चौथा ऑप्शन है ये सभी। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक, तो सही जवाब है पहला ऑप्शन मच्छर। मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिवर्ती अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? पहला 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 30 किलोमीटर प्रति मिनट, 36 किलोमीटर प्रति मिनट, 50 किलोमीटर प्रति मिनट। एक बार फिर से, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? इसका सही जवाब है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी के घूर्णन की गति 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा है मैक्सवेल, तीसरा है न्यूटन, चौथा है जॉनसन। इसका सही जवाब है ए, डार्विन। डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, डार्विन ने। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनॉइक अम्ल, या लैक्टिक अम्ल? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सोचिए सोचिए। सही जवाब है ऑप्शन 3, मेथेनॉइक अम्ल। मेथेनॉइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सोचिए सोचिए। सही जवाब है ऑप्शन 3, मेथेनॉइक अम्ल। मेथेनॉइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, अगर एक लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन हो जाता है? अगर एक लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? पहला ऑप्शन है भार कम हो जाएगा, दूसरा भार बढ़ जाएगा, तीसरा है भार अपरिवर्तित रहेगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है भार बढ़ जाएगा। भार बढ़ जाएगा। अगर लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसका भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? फोटोवोल्टिक सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल, गैल्वेनिक सेल। तो सही जवाब है फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? 0, -1, 1 या 9.8? तो सही जवाब है ए। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के त्वरण का मान 0 होगा। गुरुत्वाकर्षण 0 होगा या गुरुत्वाकर्षण के त्वरण का मान भी 0 होगा पृथ्वी के केंद्र पर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान सबसे अधिक कहां पर होता है? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान सबसे अधिक कहां पर होता है? पहला ऑप्शन है ध्रुवों पर, दूसरा ऑप्शन है कर्क रेखा पर, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र पर, चौथा है भूमध्य रेखा पर। सही जवाब है ध्रुवों पर। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान सबसे ज्यादा जो होता है वो ध्रुवों पर होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान सबसे कम कहां पर होता है? सबसे कम कहां पर होता है? ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर या भूमध्य रेखा पर? तो ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से सबसे ज्यादा दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, इसलिए भूमध्य रेखा पर त्वरण का मान सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर, टेकोमीटर। कम तापमान को, जो कम तापमान को मापे ऐसा तापमापी कौन है? क्रायोमीटर। कम तापमान को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? क्रायोमीटर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मनुष्य के जो सुनने की क्षमता होती है वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुनने के लिए इंसान के कान बने होते हैं या मानव के कान बने होते हैं, या मानव के कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। यदि निर्वात में लोहा और कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए, लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है, तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन स्पर्श करेगा? लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए तो वो भी निर्वात में, तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले स्पर्श कौन करेगा? निर्वात में है। पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है कागज, तीसरा ऑप्शन है पत्थर, चौथा ऑप्शन है तीनों एक साथ। तो तीनों एक साथ ही पृथ्वी की सतह पर टच करेंगे, निर्वात है अगर तो। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है सिलिका। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? सिलिका। सिलिका या बालू, बालू से ही निकाला जाता है सिलिका, है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? मैक्सवेल, पास्कल, जॉन डाल्टन या न्यूटन ने? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत
किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सही जवाब है जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पहला ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, दूसरा है अभिकेंद्रीय बल, तीसरा है उपरोक्त में से दोनों और या इनमें से कोई नहीं। वॉशिंग मशीन गोल गोल घूमती है ना, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? पहला है न्यूटन, दूसरा है न्यूटन मीटर, तीसरा है मीटर प्रति सेकंड, चौथा है ओम। बल आघूर्ण की जो एसआई इकाई है वह न्यूटन मीटर है। न्यूटन मीटर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर मस्तिष्क, हृदय, यकृत या फेफड़ा? तो अल्जाइमर रोग मानव शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया, हीमेटोपायसिस या ल्यूकेमिया या पॉलीसिथीमिया? पॉलीसिथीमिया कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है हीमेटोपोएसिस। हीमेटोपोएसिस। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को हीमेटोपोएसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्लोरोसेंट लैंप कहलाता है ट्यूबलाइट, अपनी लंबी वाली 4 फीट 2 फीट की आती थी। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाना है ना। तीसरा है प्रतिरोध को कम करना, चौथा है प्रतिरोध को बढ़ाना। तो सही जवाब है विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक काहे के लिए उपयोग किया जाता था? विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने के लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, इनमें से कोई नहीं। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, क्या कहलाता है? समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक। उसे हम समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन कारणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता है? किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता है? पहला है अल्फा किरणें, दूसरा है गामा किरणें, तीसरा है बीटा किरणें या कैथोड किरणें। तो रेडियो एक्टिवता के दौरान कैथोड किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है। रेडियो एक्टिवता के दौरान कैथोड किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के पहला है मस्तिष्क, दूसरा है हृदय, तीसरा है यकृत, चौथा है फेफड़े। तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क में होती है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क में उपस्थित होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? चूने के पानी को दूधिया कौन सी गैस करती है? हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। नॉर्मल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले, कार्ल सीले, विलियम हार्वे या ए और बी दोनों ने? तो ऑक्सीजन की जो खोज की थी वो की थी प्रिस्टले और कार्ल सीले दोनों ने मिलकर।
तो सही जवाब होगा ए और बी दोनों। प्रिस्टले और कार्ल सीले दोनों ने मिलकर ऑक्सीजन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी? ऑक्सीजन की मात्रा कितनी ऊंचाई पर बिल्कुल नहीं होगी या नगण्य होगी? 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर? कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी? वो होगी 120 किलोमीटर। पृथ्वी सतह से जैसे ही हम 120 किलोमीटर ऊपर की ओर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाएगी, ना के बराबर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में बटा हुआ है। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बढ़ती हुई ऊंचाई के आधार पर वायुमंडल के भागों का क्रम क्या है? बढ़ती हुई ऊंचाई के आधार पर वायुमंडल के भागों का क्रम क्या है? पहला ऑप्शन है क्षोभमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल, बाह्य वायुमंडल या बहिर्मंडल लास्ट में। दूसरा क्षोभमंडल पहले आता है, फिर ऊंचाई के आधार पर अगला है समतापमंडल, तीसरा है मध्यमंडल, चौथा है बाह्य वायुमंडल, पांचवा है बहिर्मंडल। अगला ऑप्शन दिया हुआ है पहला क्षोभमंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल। तो अगला है क्षोभमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। तो इसका सही ऑप्शन है क्षोभमंडल सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद समतापमंडल आता है, फिर मध्यमंडल आता है, फिर बाह्य वायुमंडल आता है, फिर इसके बाद बहिर्मंडल आता है, बढ़ती हुई ऊंचाई के आधार पर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। सबसे गर्म परत कौन सी है? तो सबसे गर्म परत है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। तो सबसे गर्म परत है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या नियॉन? वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? दुनिया की सबसे जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड या जाइलाल ब्रोमाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सोचिए। मिथाइल आइसोसाइनेट, ये भोपाल गैस कांड में यही मिथाइल आइसोसाइनेट रिसी थी। तो सबसे जहरीली जो गैस है वो जाइलाल ब्रोमाइड है। जाइलाल ब्रोमाइड सबसे जहरीली गैस है दुनिया की। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? पृथ्वी की जो पपड़ी या पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? आर्गन, नियान, जेनान या रेडॉन? तो सही जवाब है आर्गन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पहला है हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नियॉन, चौथा आर्गन। इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में इनमें से पाया जाता है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा या जिंक? तो इसका सही जवाब है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है पृथ्वी पर। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल? जैविक अम्ल है तो ऑक्सैलिक अम्ल एक जैविक अम्ल है। ऑक्सैलिक अम्ल एक
जैविक अम्ल है। सही जवाब है ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है? टॉन्सिल जो है उसका मुख्य कार्य क्या है? लार का निर्माण करना, रोगाणुओं का विनाश करना, हार्मोन्स का स्राव करना या खमीर का स्राव करना? टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है? रोगाणुओं का विनाश करना। टॉन्सिल का मुख्य कार्य रोगाणुओं का विनाश करना है। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? अमलगम, क्षारीय धातु या उत्कृष्ट धातु या मिश्र धातु? तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। मिश्र धातु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना या चूना पत्थर या जिप्सम? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? किसकी आयु का पता लगाने के लिए? भवनों का, जीवाश्म की, पत्थर का, शिशुओं का? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवाश्म। जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि लाल और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग बनेगा? पीला, लाल, सफ़ेद, मैजेंटा? लाल और हरे रंग को अगर आपस में मिलाया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? सही जवाब है पीला। लाल और हरा रंग मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? पीला। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या कीट? तो खुरपका या मुंहपका रोग होता है विषाणु के कारण। पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग होता है विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन और मीथेन, पारे का वाष्प और आर्गन, हीलियम और पारे का वाष्प, हीलियम और आर्गन? तो सही जवाब है पारे का वाष्प और आर्गन। पारे का वाष्प और आर्गन भरा जाता है। अगला प्रश्न है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? क्वथनांक बिंदु के द्वारा, हिमांक बिंदु के द्वारा या गलनांक बिंदु के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है गलनांक बिंदु के द्वारा ठोस की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है, गलनांक बिंदु के द्वारा। अगला प्रश्न है, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संगीत के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग के सिद्धांत पर या समानांतर बल के नियम पर? भौतिक संतुलन या तौलना जिसे हम कहते हैं, समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है। भौतिक संतुलन समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, प्लेटिनम? तो सही जवाब है इसका सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे जब न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था? न्यूलैंड ने जब अपना अष्टक नियम दिया तो उस समय कितने 56 तत्व थे? 56 तत्व मौजूद थे।